रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह की पहली किरण के साथ कृतिका अपनी सुरीली आवाज में घर के मंदिर में बैठकर हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना करते हुए गाती है। पहली तारीख को सैलरी लाए, सैलरी ला कर मुझे थमाए और कहे लो उड़ा लो मेरी जान, ऐसा पति मुझे दो भगवान। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। कीर्तन करने से औकात से बाहर की चीजें भी मिलती है क्या? ऐसा पति होगा तब मिलेगा ना। मेरी खिल्ली उड़ाए बिना तुझे चैन नहीं है ना? क्यों मुझे परेशान कर रहा है? दिख रहा है ना मैं पूजा करने बैठी हूँ। अरे तू तो हमेशा ही पूजा करती है, पूजा से फ्री होती है तो मंजीरा लेकर कीर्तन करना शुरू कर देती है। अरे इस मंदिर से बाहर भी एक दुनिया है जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझा? सही है, पुजारा नहीं रही हो हमेशा तू, सबसे बड़ी भक्त तू ही तो रही है भगवान की। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी पीछे से आकर उसकी माँ अर्चना जोर से उसके कान मरोड़ते हुए बोलती है। क्या दिक्कत क्या है तुझे? खुद तो मंदिर के आसपास भी नहीं भटकता, वो बेचारी कम से कम कीर्तन भजन करके भगवान का ध्यान तो कर रही है, उसमें भी उसे परेशान करने चला आता है। माँ कान छोड़ो। अरे माँ, लोग कीर्तन भजन करके भगवान को याद करते हैं, उनके गुण गाते हैं, पर ये तो कीर्तन गाकर भी भगवान से कुछ न कुछ मांगती रहती है। हे भगवान मेरे भाई को करो बुद्धि प्रदान। देख नलायक देख, भजन गाकर भी तुझे बुद्धि देने की प्रार्थना कर रही है। अरे इतनी संस्कारी औलाद भगवान सबको दे। इतना कहकर वो राजन को कान पकड़े वहाँ से ले जाती है। कृतिका बहुत ही शांत और पूजा पाठ में लीन रहने वाली लड़की थी। जहाँ आजकल की लड़कियाँ अपने खाली समय में फोन लेकर बैठा करती हैं, वहीं कृतिका अपना खाली समय भजन कीर्तन में बिताया करती थी, जिसके कारण उसकी माँ उससे हमेशा खुश रहती। समय बीतता है और उसे देखने लड़के वाले आते हैं। तभी कृतिका सुंदर सा सूट पहनकर सर पर पल्लू लिए बाहर आती है और उसे देखकर लड़के की माँ मंजरी बोलती है। बहन जी, लड़की तो आपकी बड़ी सुंदर है, नाम क्या है? जी मेरा नाम कृतिका है। अरे वाह वाह, बोली तो बड़ी ही मीठी है। वो तो होगी ना बहन जी, मेरी कृतिका भजन कीर्तन जो गाती है। सच कहूँ तो इसे फोन चलाने का इतना शौक नहीं है जितना भजन कीर्तन का है। अरे वाह बेटा, जरा एक आधा भजन गा के सुना दे। मैं तो चली आई मैया तुझे भोग लगाने, मैं तो चली आई मैया तुझे भोग लगाने, चाहे तू खा ले चाहे ना खा ले, बोलो माता रानी की जय हो। मुझे ये माता मेरा मतलब मुझे लड़की पसंद है। अनंत की इतना कहते ही सभी एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं और कुछ समय बाद पूरे रीति रिवाज के साथ कृतिका और अनंत शादी के बंधन में बंध जाते हैं। गृह प्रवेश के समय कृतिका दरवाजे पर रखे कलश को गिराती है कर गाती है। मैं परदेसी हूँ पहली बार आई हूँ, दर्शन करने सासू माँ के दरबार आई हूँ। जयकारा मंजरी मादा बोल सासू माँ दरबार की जय। बहू, यहाँ किसी मंदिर का उद्घाटन या जगराता नहीं हो रहा जो तू जयकारे लगा रही है। अरे तू ससुराल में प्रवेश कर रही है अपने, तो ये जयकारे क्यों लगा रही है? सासू माँ, मेरा ससुराल मेरे लिए मंदिर समान है और आप उस मंदिर की देवी। अब मंदिर आई हूँ तो जयकारा लगाए बिना अंदर कैसे आ जाऊँ? अब भजन जयकारा हो गया हो तो अंदर चले देवी, मेरा मतलब कृतिका। जी जी बिल्कुल। जिसके बाद दोनों अंदर आते हैं। ऐसे ही ससुराल आकर भी कृतिका किचन से ज्यादातर समय मंदिर में पूजा पाठ करके बिताती। एक सुबह वो आरती की थाली लिए अपनी सास के कमरे में जा रही होती है। तभी वो देखती है कि कंधे पर तौलिया लिए पूरे हॉल में इधर उधर करते हुए उसका पति कुछ ढूंढ रहा है और उसे ऐसे परेशान इधर उधर करता देख कृतिका बोलती है। भटकता डोले काहे प्राणी चला आ मेरी, तू शरण
पता तुझको चाहिए क्या, मैं कोशिश करूंगी ढूंढने की, भटकता डोले काहे प्राणी। जब तुम कीर्तन करने में बिजी रहोगी तो मुझे अपनी चीजों के लिए भटकना ही पड़ेगा ना। अभी मुझे नहाना है पर तौलिया ही नहीं मिल रहा, बताओ। उसकी बात सुनकर कृतिका उसके कंधे से तौलिया उतारकर उसके हाथ में थमाकर बोलती है, हे प्रभु, ऐसा पति तो नहीं मांगा था मैंने आपसे। जाइए, जाकर नहा लीजिए और आगे से ऐसे भटकते मत डोलिएगा। अरे ये तो मेरे कंधे पर ही था, पर मैंने इसे अपने कंधे पर कब रखा। छोड़ो, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा वरना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। रात के समय जब सभी खाने के लिए बैठे होते हैं, तभी कृतिका एक कमंडल में गंगा जल लिए थोड़ा थोड़ा अपनी सास और पति पर छिड़क देती है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे बहू, रात के समय खाना देने का होता है तो कमंडल में क्या ले आई? सासू माँ, ये गंगा जल है। संध्या पूजा करते समय पूरे घर में छिड़क दिया था, बस आप दोनों ही रह गए थे। अरे ओ, हम कौन सा किसी शोक सभा से लौटे हैं जो तू हमारा रात को शुद्धिकरण कर रही है? अब खाना भी ला दो, यहाँ पेट में आग लगी पड़ी है। तो पानी पीकर बुझा लीजिए, पहले भगवान को भोग लगेगा तभी तो प्रसाद मिलेगा ना। प्रसाद? माँ कहीं ये हलवा पूरी तो नहीं खिलाने वाली ना? इसका कोई भरोसा नहीं, क्या पता वही खिलाए। अरे अब खाना भी ले आ। तभी कृतिका किचन से जाकर खाना लाती है और परोसते हुए बोलती है, आओ आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। माँ, इसका कीर्तन हमेशा चालू रहता है क्या? इसको खाने के टाइम भी चैन नहीं है। तू भोग लगा, मेरा मतलब है कि खाना खा। बहू, तू जरा पानी ला दे। पानी क्या, मैं शरबत ले आऊं मेरे भगवन, आओ आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। ऐसे ही गाती ताली बजाती वो किचन की तरफ चली जाती है। इसी तरह घर वालों की सुबह कृतिका की भजन आरती से ही हुआ करती थी। सब ठीक चल रहा होता है कि तभी एक दिन अनंत कृतिका को बोलता है, सुनो, अगले हफ्ते माँ का जन्मदिन है। मैं सोच रहा था उन्हें एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट करूं, क्या कहती हो? क्या, सासू माँ का जन्मदिन आने वाला है? फिर ये अवसर तो बहुत अच्छा रहेगा। किस लिए अच्छा रहेगा? कुछ नहीं, क्या कह रहे थे आप? साड़ी ना? हाँ, आप सासू माँ के लिए एक जरीदार साड़ी लेकर आना। ठीक है। जिसके बाद वो ऑफिस निकल जाता है और कृतिका मंजरी को चाय देकर उसके पास बैठते हुए कहती है, सासू माँ, ये बता रहे थे कि आपका जन्मदिन आने वाला है, तो मैं सोच रही थी आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं घर में माता का कीर्तन रखूं। वो तो तू रोज ही करती है बहू। नहीं, मतलब सभी औरतों को बुलाकर मंदिर के सामने बैठकर वैसे कीर्तन की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, समझ गई। अकेले कीर्तन कर करके तू उब गई होगी, इसीलिए सामूहिक कीर्तन करवाना चाहती है। चल कोई नहीं, तेरा मन है तो करवा लेते हैं कीर्तन। मंजरी के हाँ करते ही कृतिका खुश हो जाती है। दिन बीतते हैं और मंजरी के जन्मदिन वाले दिन हॉल में गद्दे वद्दे बिछाए, ढोलक मंजीरा लिए मंजरी सभी पड़ोसनों के आने का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर में पड़ोसने वहाँ आती है। तभी वो सबके सर पर लाल चुनरी बांध देती है और बोलती है, पड़ोसन बहनों, सासू माँ के जन्मदिन के अवसर पर माता का कीर्तन रखा है। कीर्तन सभा शुरू करने से पहले सभी साथ में जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। मंजरी काकी, तुम्हारी बहू तो बड़ी संस्कारी है। जरूर आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो ऐसी बहू मिली। अरे तू मंजीरा पकड़ और शुरू हो जा। क्यों कृतिका बहन? हाँ, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है। चैटिंग शैटिंग करेंगे, माता से फोटो शेयर करेंगे। अरे बहू, ये कौन सा भजन है? मैंने तो नहीं सुना। अरे सासू माँ, इसलिए कहती हूँ, अड़ोस पड़ोस में भजन कीर्तन हो तो जाया करो, थोड़ा ज्ञान मिलेगा। क्यों पड़ोसनो? बिल्कुल ठीक। अरे कृतिका बहन, कीर्तन में एक भजन सासू माँ के लिए भी गाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी शेरा वाली माँ, बुढ़ापा सासू को मत देना, हड्डी तोड़ो चाहे दांत गिरा
हड्डी तोड़ो चाहे दांत गिराओ, अरे हड्डी तोड़ो चाहे दांत गिराओ, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां उन्हें मत देना। मेरी शेरा वाली माँ, बुढ़ापा सासू को मत देना। ऐसे ही कुछ देर तक कीर्तन चलता है, जिसके बाद सभी प्रसाद लिए घर चली जाती हैं। और फिर अनंत और कृतिका मिलकर मंजरी का जन्मदिन केक कट करते हैं और अनंत उसे एक बढ़िया सी साड़ी देता है। तभी मंजरी बोलती है, आज तुम दोनों ने मुझे खुश कर दिया। और बहू तेरा तो कीर्तन ही निराला है। वो तो है सासू माँ। चांदी किचन का काम निपटा कर पानी की बाल्टी लिए हॉल में पोछा लगाती है। ज्यादा गर्मी होने के कारण उसे पसीने आने लगते हैं। तभी उसकी सास कामिनी, जो सोफे पर बैठी जूस पीते हुए टीवी देख रही होती है, उसके हाथ से जूस का ग्लास छूट जाता है और सारा जूस फर्श पर फैल जाता है। अरे ओ नासपिटी, थोड़ा पोछा यहाँ भी घिस दे। मैं ना बहू हूँ आपकी, नौकरानी चंपा नहीं। अरे आधे घंटे से घिस घिस के फर्श चमकाया मैंने, अभी इसे भी मैं ही पोछूं। आपका दिमाग खराब है क्या? आए हाय, तू पोछा लगा रही है, मुझे लगा चंपा है। अरे बहू, अभी ये गिर गया है तो लगे हाथ साफ कर दे, क्या हो जाएगा? ऐसा है, मेरा हो रहा है दिमाग खराब, इसलिए ये पड़ा पोछा और वो पड़ी पानी की बाल्टी। अपना फैलाया हुआ रायता खुद ही समेट लो। पहली बात तो ये रायता नहीं, आम का रस है। और करम जली, तू क्या अभी से सास से काम करवाएगी? काम तो मैंने किया है और अब समझ आ रहा है कि बेचारी चंपा काम करते करते कैसे टपक गई। बकवास बंद कर, वो अपना इलाज ना करवाने की वजह से ऊपर गई है। और खबरदार, जो उस नासपिटी का नाम मेरे सामने लिया तो। देखो सासू माँ, इतना तो भड़को मत। और हाँ, नई काम वाली ढूंढो, मुझसे इतने काम नहीं होने वाले, कह देती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक रात कामिनी करीब 12 बजे नींद भरी आंखें लिए किचन में पानी पीने जाती है तो देखती है कि नीली साड़ी में बिखरे बाल लिए एक औरत बर्तन साफ कर रही है। तभी कामिनी उसे चांदनी समझकर कहती है, ए नौटंकी बहू, आधी रात को क्या जगराता करने आई है? मेरी आंखों की बत्ती फ्यूज हो गई है क्या? दिखाई नहीं देता, मैं बर्तन मांज रही है। बताओ, आजकल इतना ठूसने लगी है कि शरीर के साथ साथ आवाज भी भारी हो गई इसकी। जरा मुझे एक गिलास पानी तो पकड़ा। कामिनी के इतना कहने पर भी वो औरत नहीं पलटती। तभी कामिनी उसके कंधे पर हाथ रखती है तो वो औरत अपना डरावना सा चेहरा लिए पीछे मुड़ती है और उसे देखकर कामिनी की नींद के साथ साथ होश भी उड़ जाते हैं और वो घबराकर जमीन पर गिर पड़ती है। मैं क्या तेरे बाप की नौकर लगती है? साला, तेरे यहाँ खटते खटते मेरी जिंदगी खलास हो गई और तू अब भी मेरे पे हुक्म चलाती है। चंपा चुड़ैल हो गई। बहू कहाँ मर गई? कामिनी के चिल्लाने की आवाज को सुनकर चांदनी और राघव की नींद टूट जाती है और कमरे से बाहर आकर देखते हैं तो कामिनी किचन के फर्श पर गिरी हुई बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है। तभी चांदनी कहती है, अरे अपना ये भोपू बंद करो और इतनी रात को किचन के फर्श पर क्यों पसरी हुई हो आप? माँ, आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो आप? बहू, चंपा चुड़ैल हो गई। बहू मुझे बचा ले बहू। अरे कौन चंपा चुड़ैल हो गई? अरे अपनी नौकरानी चंपा, मैंने उसे किचन में बर्तन घिसते देखा। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? वो नौकरानी तो कब की मर चुकी है। आपने तो उसकी बरसी की आलू पूड़ी भी कट की है, भूल गई क्या? चुप कर नालायक, यहाँ डर के मारे मेरे प्राण अटके पड़े हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है। बहू वो यही नीली साड़ी, बिखरे बाल और डरावना सा चेहरा लिए खड़ी थी। सासू माँ सच बताओ, रात में टिका के सोई थी ना आप? तुझे मैं नशे में दिखाई दे रही हूँ क्या? अरे मैंने पी नहीं है। अरे तो बिना पिए बकवास क्यों छाप रही हो? आधी रात को खुद तो परेशान हो, साथ में हमारी भी नींद की बैंड बजा रही हो। सासू माँ सो जाओ जाकर। ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। राघव बेटा, तू विश्वास कर, सच में मैंने चंपा को देखा। वो माँ, चलो कमरे में चलते हैं। हाँ, रात बहुत हो गई है ना, चलो भी। इतना कहकर राघव उसे कमरे में ले जाता है और अगले दिन झाड़ू लगाकर
कचरा कूड़ेदान में डालकर चैन की सांस लेने के लिए पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सारे घर में सूखे पत्ते और धूल बिखरी हुई है। तभी चांदनी बाजार से खांसते हुए घर आती है और घर की ऐसी हालत को देखकर कहती है, लगता है किसी गलत घर में घुस गई, कितनी गंदगी है। अरे सासू माँ, आप यहाँ? हाँ तो, और तू कहाँ चली? ये अपना ही घर है। हालत देखकर तो नहीं लगता। यहाँ कौन सा बवंडर आया था जो इतने सूखे पत्ते बिखरे पड़े हैं? कहाँ से आया वो छोड़, अभी इसको साफ कौन करेगा वो सोच। मेरी तो कमर लचक गई। अरे तुम दोनों करेगी? हाय दैया, ये कौन बोला? मई बोली, चंपा चुड़ैल। इधर उधर क्या मुंडी मटकाती है रे? ऊपर देख। दोनों सास बहू ऊपर की ओर देखते हैं तो चंपा चुड़ैल घर की दीवार पर चिपकी पड़ी होती है और अचानक से उनके सामने आकर रुक जाती है। उसे देखकर जहां कामिनी का बुरा हाल हुआ पड़ा था तो चांदनी डर के मारे कांप रही थी। जमाइला, बुढ़िया, तेरी बहू तो देख कैसे फोन के माफिक वाइब्रेट हो रही है। चंपा, तू तो मर गई थी ना? तभी तो मई चुड़ैल बनकर इधर टपकी है। अब तुम दोनों ऐसा सदमे वाला थोपड़ा लेकर मेरे सामने मत खड़े रहो। झाड़ू उठाओ और पूरा घर साफ करो जैसे मैं करती थी। तू यहाँ क्यों आई है और चाहती क्या है हमसे? हाँ चंपा, तू चुड़ैल बनकर क्यों आई यहाँ? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम दोनों के कानपुर में हड़ताल है क्या? तुम मिट्टी का तेल डाल के फूक दो। फालतू के सवाल करके मगजमारी नहीं करने का, वरना अपने नुकीले दांतों को दोनों की खोपड़ी के आर पार कर देगी मैं। उसकी डर से दोनों सास बहू फट से झाड़ू लेकर झट से सफाई करने लगती है। दोनों पूरा घर साफ कर देती है और पसर कर सोफे पर पड़ जाती है। तभी चंपा चुड़ैल दोनों पर बाल्टी से भरा पानी उंडेल देती है। चंपा चुड़ैल, तू हमसे चाहती क्या है? काम चाहती है मई, काम। देखा देखा बहू, चंपा कितनी वफादार नौकरानी है। अभी चुड़ैल बनने के बाद भी इसको काम चाहिए, वो भी हमारे घर में। लेकिन चंपा, इतनी डरावनी चुड़ैल नौकरानी रखना मेरे आत्मा की औकात से बाहर है। ए बुढ़िया, चुप कर। मई इधर काम करने नहीं बल्कि करवाने आई है। भूल गई तेरी कारण भरी जवानी में मैं टपक गई थी, याद है वो दिन? नौकरानी चंपा बुखार से तपती हुई बर्तन धो रही थी। तभी उसे चक्कर आने लगता है और उसके हाथ से प्लेट छूटकर टूट जाती है, जिस पर कामिनी उसे ताने देकर कहती है, हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा, कर दिया ना नुकसान। अभी ये प्लेट के पैसे तेरी अम्मा देने आएगी। मालकिन, मेरे को मेरी तबीयत ना आज कुछ ठीक नहीं लग रही, मेरे को छुट्टी दे दो। छुट्टी क्या वड़ा पाव है जो जब दिल चाहे तब मांग लिया? छुट्टी गई घैया के खेत में। चुपचाप काम कर, और अभी कुछ और तोड़ा तो अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ। अरे क्यों सुबह सुबह कलेश कर रही हो घर में? हाय राम, ये प्लेट कैसे टूट गई? ये तो माँ ने मुझे गिफ्ट में दी थी। वो बेबी जी मेरे से गलती से गिर गई। तू भी ना चंपा, एक काम ढंग से नहीं करती। अब ऐसे क्यों कांप रही है? इतना भी नहीं डांटा मैंने जो नौटंकी कर रही है। तबीयत खराब होने पर भी नौकरानी चंपा पूरा दिन काम करके अपने घर जा रही होती है। तभी वो चक्कर खाकर बीच रास्ते में गिर पड़ती है और उसका सर एक पत्थर पर जा लगता है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगर तू मेरे को उस दिन छुट्टी दे देती ना, तो मेरी जिंदगी की छुट्टी नहीं होती। ए चंपा, एक छुट्टी नहीं दी तो क्या तू ऐसे डराकर मेरी जिंदगी की छुट्टी करेगी? चली जा यहाँ से। चंपा, जो किया सासू माँ ने किया। अरे ये तो है ही जल्लाद। तुम्हारे जाने के बाद मुझे नौकरानी बनाकर रखा है इन्होंने। जो करना है इनके साथ कर, मुझे जाने दे। क्यों रे, तेरा क्या मैंने कर्जा ले रखा है जो तुझे छोड़ दूं? अभी तो काम करवा करवा के तुम दोनों का जब तक एक एक पुर्जा चरमरा न जाए ना, तब तक मैं तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगी। अपना घर तो तुमने चमका दिया, जाओ जाकर बगल वाली का भी चमकाओ। उसके डर से दोनों सास बहू अपनी पड़ोसन के घर जाकर झाड़ू पोछा करती हैं और इस तरह चंपा चुड़ैल दोनों सास बहू से पूरे मोहल्ले का झाड़ू कटका करवाती है। और जब दोनों थक कर घर आती हैं, तो नौकरानी चुड़ैल दोनों को जमकर झाड़ू से सूतती है।
और उन्हें बदहाल करके वहाँ से खुद गायब हो जाती है। आखिर ये पायल किसकी है और इतनी भयानक मौत के पीछे कोई लड़की हो सकती है या कोई लड़की भी इस हादसे का शिकार हुई है? पता लगाना ही पड़ेगा। आखिर ये पायल वाली चुड़ैल है कौन? आखिर क्या चल रहा है इस जंगल में, किस बारे में बात कर रहे हैं ये सभी लोग, जानने के लिए आपको कुछ समय पीछे जाना ही पड़ेगा। चंदनपुर गांव मशहूर था वहाँ की पायल के लिए। देश भर के लोग वहाँ दूर दूर से अपनी दिल रुबाओं के लिए छन छन करने वाली पायल लेने आया करते थे। ऐसे ही सनम नाम का एक लड़का अपनी प्रेमिका नितिका के साथ उसी गांव में आता है, जहां बाजार में घूमते हुए अलग अलग तरह की पायल देखकर नितिका बोलती है, सनम देखो ना, यहाँ कितनी सुंदर सुंदर पायल है, हल्की, भारी, सिंपल, डिजाइनर, मुझे भी लेनी है। पर यार तुम तो पहनती नहीं पायल। अगर शहर में पायल पहन के घूमोगी तो लोग तुम्हें पायल वाली चुड़ैल समझेंगे। समझते हैं तो समझने दो, मुझे पायल लेनी है। दिलवा रहे हो या नहीं? तुमको मना करके मुझे अपनी मौत को दावत नहीं देनी है। चलो ठीक है, जो पसंद है वो बता दो। नितिका और सनम बाजार की सबसे मशहूर पायल की दुकान पर जाते हैं। भैया मैडम के लिए एक सबसे अच्छी पायल दिखाना। जी जरूर। वैसे मैडम इतनी गोरी हैं कि इनके पैर पर तो कोई भी पायल अच्छी दिखेगी। घनश्याम एक खूबसूरत सी पायल निकालकर नितिका से बोलता है, मैडम जी पैर आगे लाइए, मैं पहना के दिखाता हूँ। नितिका पैर आगे करती है और घनश्याम पायल पहनाने के बहाने उसके पैरों को छूने लगता है, जिससे नितिका को अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो पैर खींच लेती है, जिस पर सनम बोलता है, क्या हुआ जान? भैया लाओ मुझे दो, मैं पहनाता हूँ अपनी जान को। सनम दुकानदार घनश्याम से पायल लेकर नितिका के पैरों में पहनाकर बोलता है, वाह बेबी, ये तो तुम्हारे पैरों में बहुत अच्छी लग रही है, हम तो यही लेंगे अब। सनम पैसे देकर नितिका के साथ चला जाता है, लेकिन घनश्याम जाते जाते नितिका को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोलता है, सच में आज इस मैडम के पैर को छूकर ऐसा लगा मानो किसी मखमली चीज को छू रहे हैं। घनश्याम की गलत निगाहें और उसका छूना नितिका को उसी वक्त समझ आ गया था, इसीलिए वो पायल लेने के बाद भी खुश नहीं थी। पर इस बात को नजरअंदाज करके वो दोनों अपने होटल रूम में जाते हैं। रात के समय नितिका को नींद न आने की वजह से वो सनम के सोने के बाद होटल के बाहर थोड़ा टहलने आ जाती है। वहीं होटल के पास बने चौराहे पर घनश्याम गांव के कुछ आदमियों के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसकी नजर नितिका पर जाती है। ये देखकर घनश्याम बोलता है, अरे ये तो वही शहर वाली मखमली मैडम है। भाइयों, इस मैडम का पूरा शरीर मखमली कपड़े सा है। सच में हमारे गांव में ऐसी औरतें क्यों नहीं पाई जाती? नशे में धुत घनश्याम अपने गांव वाले दोस्तों के साथ नितिका के पीछे जाता है। नितिका टहलते हुए जंगल में निकल जाती है। वहीं घनश्याम भी अपने दोस्तों के साथ आकर उसको घेरते हुए उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी नितिका बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, जेल भिजवा दूंगी। हम भी कहाँ चाहते हैं मैडम कि आप हमें छोड़ें। ये देखिए हम आपके लिए कितनी खूबसूरत पायल लेकर आए हैं। घनश्याम नशे में धुत अपने दोस्तों के साथ नितिका के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस पर वो उसे थप्पड़ मार देती है। इस बात से गुस्से में आकर घनश्याम अपनी लाई पायल से नितिका का गला दबाते हुए बोलता है, हमारे गांव में औरत अगर मर्द पर हाथ उठाए ना तो उसको उसी समय गाड़ देते हैं, समझी ना मैडम जी? गुस्से में घनश्याम पायल से नितिका का गला घोटकर उसे मार देता है। उसी वक्त उसको ढूंढते हुए सनम वहां आता है, जिसके कारण वो लोग सनम को भी मार देते हैं। दोनों प्रेमियों की ऐसी मौत के कारण नितिका एक चुड़ैल बन जाती है और उन आदमियों को अपनी लाश को गाड़ते देखकर बोलती है, घनश्याम, इसकी सजा तो तुमको मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे साथ के लोग ये सजा भुगतेंगे। इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। उस रात नितिका की मौत में शामिल एक गांव वाले को नितिका अपने चुड़ैल रूप में आकर ठीक उसी तरह पायल से मारती है। अगली सुबह गांव के बीच चौराहे पर उसकी लाश मिलने से पूरे गांव में हुड़दंग मच जाता है।
ये देखकर एक गांव वाली सुमन कहती है, सही हुआ इस नीच के साथ अपनी मेहरारू को ऐसे जानवरों की तरह मारता था। जिसने भी किया उसको मेरी दुआ लगे। उस दिन की घटना को हादसा समझकर सब भूल जाते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से रोज किसी न किसी आदमी की लाश गांव के चौराहे पर मिलती। ये सब घटनाओं के बारे में सुनकर घनश्याम डर जाता है और उसके चेहरे पर डर देखकर उसकी पत्नी मंगला बोलती है, क्या हो गया जी, आप इतने बुराए हुए क्यों हैं? कहीं रात को वो पायल वाली चुड़ैल आप ही तो नहीं बनते? एक कान के नीचे लगाएंगे तुम्हारे। हमें अपने मर्द होने पर बहुत गर्व है। हमें कोई जरूरत नहीं है औरत बनकर ये चुड़ैल वाले काम करने की। तो डरते काहे हैं? वैसे भी वो पायल वाली चुड़ैल गांव के बुरे लोगों को ही मार रही है। जो मरे हैं उन्होंने कुछ न कुछ बुरा ही किया है अपनी जिंदगी में। आपने थोड़ी किया है जो भीगे कुत्ते की तरह कपकपाए घूम रहे हैं। अपनी इस 4 फुट की जुबान को ना जरा कम चलाया करो, नहीं तो पायल से तुम्हारा भी गला घोट देंगे। इतना बोलकर घनश्याम घर से बाहर चला जाता है, लेकिन गांव में पायल वाली चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ गया था कि गांव के आदमी खुद ही अपने गुनाह सरपंच के सामने कबूल करके खुद को जेल में बंदी बनवा रहे थे, ताकि पायल वाली चुड़ैल के हाथों मरने से बच जाए। एक शाम मौत की इतनी घटनाएं होने पर शहर में एक मयंक नाम का अफसर आकर गांव की तहकीकात करता है। ये देखकर सुमन उसके पास आकर बोलती है, अरे साहब, आप खामखा ही यहाँ आ गए। वो चुड़ैल गांव के बुरे लोगों को मार रही है। पहली बात तो कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, दूसरी बुरे ही सही, लेकिन उनको मारने का हक किसी को नहीं है। कानून ने चूड़ियां नहीं पहनी जो उनका काम कोई खुद कर रहा है। मयंक बात कर ही रहा होता है कि तभी उसको खबर मिलती है कि जंगल में एक आदमी की लाश मिली है। वो गांव वालों के साथ मशाल लेकर घटना वाली जगह पर जाता है, तो वो लाश के पास पायल को देखकर बोलता है, आखिर ये पायल किसकी है और इतनी भयानक मौत के पीछे कोई लड़की हो सकती है या कोई लड़की भी इस हादसे का शिकार हुई है? पता लगाना ही पड़ेगा। आखिर ये पायल वाली चुड़ैल है कौन? उन्हें गांव वालों के बीच खड़ा घनश्याम उस लाश को देखकर बोलता है, वो मार देगी अब मुझे भी। उसने सबको मार दिया, अब मेरी बारी है। उसको ऐसे घबराता देखकर मयंक उससे पूछताछ करता है, जिस पर वो उस रात नितिका और सनम को मारने की सारी घटना बताता है, जिस पर मयंक घनश्याम को एक थप्पड़ लगाकर बोलता है, साले तुम जैसे लोगों ने इस देश को लड़कियों के लिए जहन्नुम बना दिया है। मुझे नहीं पता कि यहाँ सच में कोई चुड़ैल है या नहीं, पर अगर है तो तुम्हें अभी के अभी मार दे। तेरे जैसे इंसानों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मयंक के इतना बोलते ही तेज आंधी तूफान चलने लगता है और वहाँ खड़े सभी गांव वालों की मशालें बुझ जाती है। चारों तरफ पायल का शोर सबके कानों में चुभने लगता है। तभी वहाँ नितिका अपने चुड़ैल रूप में सबके समक्ष आकर बोलती है, मुझे मारने के बाद इस आदमी ने इसी जंगल में दबा दिया। अरे तुझे तो मैं पहले ही मार देती, लेकिन तेरी सच्चाई पूरे गांव के सामने लाना जरूरी था। यहाँ लोग पायल खरीदने आते थे, लेकिन तुमने उसी पायल से मेरी जान ले ली और मेरे सनम को भी मार दिया। इसीलिए अब तुम भी अपनी जान गंवाओगे। सभी उस चुड़ैल को देखकर हैरान थे। तभी नितिका अपनी शक्तियों से एक बड़ी सी पायल को घनश्याम के गले में फंदे की तरह फंसाकर उसको पास में लगे एक पेड़ पर लटका देती है, जिसके कारण वो भी मर जाता है। और उसकी मौत के बाद नितिका सबसे बोलती है, मेरे गुनहगार तो मर गए, लेकिन अगर इस गांव में दोबारा किसी ने किसी औरत का बुरा चाहा तो मैं उसे उसकी सही जगह दिखाने वापस आऊंगी। इतना बोलकर नितिका वहाँ से गायब हो जाती है। साथ ही लोग अपने घर की औरतों को इज्जत और सम्मान देने लगते हैं। शिवांगी अपनी बड़ी बहन के घर में कुछ दिन रहने के लिए आई थी। यूँ तो तारा भी कम सुंदर नहीं थी, पर शिवांगी की तो बात ही कुछ और थी। ऊपर से वो हर रोज ऐसे सजती संवरती थी कि उसे देखने वाला उसके हुस्न का कायल हो जाता। सबसे पहले तो उसके जीजा ही एक दिन में ही ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। वो तारा को आवाज लगाते हुए बोलता है, तारा कहाँ रह गई? मेरा लंच पैक हुआ या नहीं? यार मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, तुम और कर रही हो। मिहिर इतना कहकर जैसे ही शांत होता है
कि तभी शिवांगी उसका लंच लेकर उसके कमरे में आती है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। उसे देखकर मिहिर सोचने लगता है, यार क्या लग रही है ये, सुबह सुबह ऐसे रेडी होकर कहाँ जा रही है वैसे ये, अभी पूछता हूँ। फिर मिहिर जैसे ही शिवांगी से पूछने वाला था कि वो खुद ही बोल पड़ती है, सॉरी जीजू, आपको लेट हो रहा है और आपका लंच भी अभी तक नहीं बना। वो क्या है ना कि दीदी मंदिर गई है तो उनकी जगह मैंने खाना बनाया है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं शिवांगी, वैसे तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं जीजू, मैं कहाँ जाऊंगी। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, इतनी सजी सवरी हो। वो तो मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये सब किया है। सही है यार तुम्हारा, तुम रोज रोज ऐसे तैयार हो सकती हो, और एक हम हैं जिन्हें मौके ढूंढने पड़ते हैं तैयार होने के लिए। आप भी तैयार हो सकते हैं जीजू, अगर आप चाहें तो। मेरे चाहने से क्या होता है, चलती तो तुम्हारी दीदी की ही है, जो वो पहनने के लिए कहती है वो ही मुझे पहनना पड़ता है। अच्छा जी, मैं दीदी से इस बारे में बात करूंगी, वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ तुम कर लेना, अब तुम मुझे लंच दे दो, मैं लेट हो रहा हूँ, याद है ना? सॉरी, ये लीजिए आपका लंच, अगर अच्छा ना बना हो तो माफ कर दीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया होगा। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आप भी। मिहिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद तारा भी मंदिर से वापस आती है। तारा शिवांगी के छोटे कपड़े देखकर उससे बोलती है, ये सब क्या है शिवी? क्या हुआ दी, अच्छी नहीं लगी मेरी ड्रेस आपको? तुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही छोटी है? क्या दी, आप भी ना, ये अब भी बहुत लॉन्ग है। तो एक काम करना, ये पहना ही क्यों है तूने, इसे भी उतार दे। दीदी ये क्या बोल रही हो आप, कुछ तो शर्म करो। अच्छा जी, अब तो मुझे शर्म और हया का पाठ पढ़ाएगी, जैसे ने खुद ऐसे बदतमीजी भरे कपड़े पहने हुए हैं। वो तो शुक्र है कि मेरी सास मेरे साथ नहीं रहती, वरना तुझे ऐसे कपड़ों में देख कर ना वो तो मुझे रज रज के सुनाती। दीदी प्लीज, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? आने दे तेरे जीजू को, वही बताएंगे तुझे। वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें तो खुद मेरी तरह नए नए कपड़े पहनने का शौक है, पर आप उन्हें पहनने ही नहीं देती, उन्होंने बताया है मुझे। अच्छा जी, आने दे उनको, आज उनकी भी खबर लूंगी। आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगी दी? क्यों? अब मुझे अपने पति से बात करने के लिए तुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? मैंने ये तो नहीं कहा। देख, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं तेरे साथ मत्था मारती रहूं, ठीक है? मुझे बहुत सारे काम है, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर तारा वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही शिवांगी खुद से बोलती है, पता नहीं क्या हो गया है दी को, आज से पहले तो उन्होंने इतना गुस्सा कभी नहीं किया। उनके पास जाकर उनसे बात करूं या रहने दूं? थोड़ी देर में चली जाऊंगी, अभी गई तो दोबारा सुना देंगी। शिवांगी अपने रूम में चली जाती है और वो अपने जीजा जी को कॉल करके उससे बोलती है, हेलो जीजू। हाँ शिवांगी, क्या हुआ? कुछ नहीं जीजू, बस ऐसे ही फोन किया था। आप सही से पहुंच गए ना ऑफिस? हाँ मैं सही से आ गया। तारा आ गई? हाँ जीजू आ गई, और आते ही मुझे सुना भी दिया। क्यों? मेरे कपड़ों की वजह से। ये भी कोई बात हुई भला? तुम रुको, मैं अभी उससे बात करता हूँ। नहीं जीजू, आप अभी उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वो आपको भी सुना देंगी। कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगा। मैं रखता हूँ, उससे बात करके फोन करूँगा। ठीक है जीजू। मिहिर शिवांगी का कॉल कट करता है और तारा को कॉल करता है। वो फोन उठाती है और मिहिर से बोलती है, क्या है? क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं, फोन आपने किया है तो आप ही बताइए क्या काम है? बिना काम के मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पर मतलब तो वही था ना। आप बताओगे किस लिए फोन किया था? तुमने शिवांगी को क्या कहा है? ओह, तो ये बात है, मेरी शिकायत लगाई गई है आज। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो सही क्या है, समझाओगे मुझे? देखो तुम अभी गुस्से में हो, तुमसे मैं अभी कुछ भी कहूँगा तो तुम समझोगी नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नहीं, फोन मत काटना। तारा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मिहिर उसका कॉल कट कर देता है और उसके फोन काटने के बाद तारा खुद से बोलती है, इनकी इतनी हिम्मत कि मेरा फोन काट दिया। आने दो, आज शाम को अच्छे से बताती हूँ। और ये शिवी की बच्ची, इसका तो मैं अभी रिमांड लेती हूँ। तारा शिवांगी के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, शिवी
क्या है ये सब? अब क्या हुआ दीदी? तूने मेरी शिकायत अपने जीजू से लगाई? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने उन्हें फोन करके बस ये बताया था कि आपका मूड ठीक नहीं है। अच्छा जी, तू तो इतनी भोली बन रही है जैसे कुछ जानती ही ना हो। दीदी आपको क्या ही कहूँ, आप अभी कुछ भी सुनने या समझने की हालत में नहीं है। वाह, अब तो तुम बातें भी उनकी तरह करने लगी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मन ही मन उन्हें पसंद करने लगी हो? दीदी ये आप क्या कह रही हो? आप होश में तो हो? मैं सही कह रही हूँ। इसलिए तुम रोज ये नए नए छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूरे घर में मंडराती रहती हो, वरना ऐसे कपड़े घर में कौन पहनता है? बस दीदी बहुत हो गया, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। ऐसा कहकर वो अपने कपड़े पैक कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को जब मिहिर घर आता है तो वो तारा से शिवांगी के बारे में पूछता है। शिवांगी नजर नहीं आ रही, कहीं कहीं गई है क्या वो? हाँ, इतनी रात हो रही है, इस वक्त कहाँ गई है? आपको नहीं बताया? वैसे तो वो सारी बातें आपको बताती है। यार तुम फिर शुरू हो गई, साफ साफ बताओ ना, कहाँ है शिवांगी? वो ये घर छोड़ के चली गई। क्या? लेकिन क्यों? उसकी मर्जी, नहीं रहना था उसे यहाँ, चली गई। जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। हाँ हाँ, मैं ही तो सब करती हूँ। मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। ऐसा कहकर मिहिर शिवांगी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो उसे हर जगह देखता है जहाँ वो लोग साथ में घूमने जाया करते थे, पर मिहिर को शिवांगी का कुछ पता नहीं चलता। फिर वो खुद से बोलता है, अब क्या करूँ मैं? कहाँ खोजूं शिवांगी को? पुलिस की हेल्प ले लूं क्या? पर 24 घंटे से पहले वो मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। फिर भी एक ट्राई कर लेता हूँ। मिहिर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस से बोलता है, सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। किस तरह की मदद चाहिए आपको? सर शिवांगी मेरी साली है, वो कहीं चली गई है। मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। हो सकता है वो कहीं घूमने गई हो, थोड़ी देर में आ जाए। ऐसा नहीं है सर, वो बिना बताए कहीं नहीं जाती ऐसे। उनकी किसी के साथ कोई अनबन या लड़ाई हुई थी क्या? सर वो देखिए, आप हमसे कुछ भी छुपाएंगे तो हमें उन्हें ढूंढने में उतनी ही तकलीफ होगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप हमें सब कुछ सच सच बता दें। ठीक है सर, मैं आपको सच बताता हूँ। मिहिर पुलिस को सारी बात बताता है। उसके बाद पुलिस मिहिर से शिवांगी की फोटो लेकर उसे हर इलाके के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा देती है। इसके बाद इंस्पेक्टर मिहिर से बोलता है, अब आप घर जाइए, हमें जैसे ही उनकी कोई खबर मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर, उसे जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। अब मिहिर वापस अपने घर आ जाता है और तारा उससे बोलती है, कुछ पता चला शिविका? अभी तक तो नहीं। हे भगवान, कहाँ जा सकती है वो? तुम्हें जरूरत ही क्या थी उसको भला बुरा कहने की? अब देखो हम कितनी मुसीबत में आ गए हैं और ना जाने उस बेचारी का क्या हाल होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान, बस मेरी शिवी ठीक हो। तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। चलो अब तुम आराम कर लो, थक गई होंगी तुम भी। आप भी कर लीजिए। फिर दोनों एक साथ सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन वो दोनों जैसे ही उठते हैं तो इंस्पेक्टर उनके घर आता है और मिहिर से बोलता है, हमें आपकी साली साहिबा मिल गई हैं। आप सच कह रहे हैं ना सर? बिल्कुल सच, ये देखिए। जैसे ही इंस्पेक्टर इशारा करते हैं तो वो घर के अंदर आती है और आकर अपनी बहन की गले लगकर रोने लगती है। तारा उससे बोलती है, मुझे माफ कर दे शिवी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया ना। गलती तो मेरी भी थी ना दीदी, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो ये सब होता ही नहीं। चल कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी और ना तुझे और इनको लेकर तुझ पे शक करूँगी। थैंक यू सो मच सर, आपने इसको घर लाकर हमारी सारी टेंशन ही दूर कर दी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद तारा कभी शिवांगी को उसके कपड़ों के लिए नहीं टोका करती और ना ही उस पर और अपने पति पर शक किया करती। कुछ समय बाद दोनों एक अच्छा सा लड़का देखकर शिवांगी की शादी उससे करवा देते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है और सब लोग अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।